तो खासकर दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में 11,000 के पार हो गया है कोरोना मरीजों का आंकड़ा और दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 11,659 है। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीज 5,898 हैं। अब तक 5,567 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में कोरोना से 194 लोगों की मौत हुई है। तो दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है और दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केसेस 5,898 हैं। ऐसे में अब तक 5,567 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। तो दिल्ली में कोरोना से 194 लोगों की मौत हुई है। तो दिल्ली में 11,000 के पार कोरोना मरीजों की संख्या है। केवल दिल्ली की अगर बात करें तो 11,659 कोरोना मरीज अभी तक दिल्ली में हैं। अब खबर अयोध्या से, जहां पर राम जन्मभूमि परिसर में जमीन समतलीकरण के दौरान मिली प्राचीन मूर्तियां। खुदाई के दौरान देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां मिली हैं। ब्लैक टच स्टोन के खंभे, 6 रेड सैंड स्टोन के खंभे और कई प्राचीन खंभे और दूसरी चीजें भी मिली हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय ने इसकी पुष्टि की है। तो आपको बता दें, तीर्थ क्षेत्र की जब समतलीकरण के लिए वहां पर खुदाई की जा रही थी, उस दौरान वहां पर कई ऐसे खंभे, कई ऐसी मूर्तियां, कई ऐसे यहां पर चित्र मिले हैं जो कि पहले यहां पर कभी मंदिर रहा होगा, जिसे तोड़ा गया होगा, जो जमींदोज हुआ होगा, इसके तमाम सबूत मिलते हैं। फिलहाल कई ऐसे ब्लैक टच के यहां पर स्टोन्स के खंभे मिले हैं। इसके अलावा रेड सैंड के खंभे मिले हैं, यानी कि लाल मिट्टी के। इसके अलावा बात करें, कई ऐसी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये उसी जगह के मिले हुए तमाम अवशेषों की तस्वीरें हैं। तो कई प्राचीन खंभे और दूसरी चीजें यहां पर मिली हैं और खुदाई दरअसल समतलीकरण किया जा रहा था और उसी दौरान यहां पर जेसीबी से खुदाई की जा रही थी। उसी दौरान ये तमाम अवशेष मिलना शुरू हुए। तो महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की पहल। कोरोना आपदा के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए पहल की गई है। मास्क समेत सिलाई, कढ़ाई, पत्तल, मसाले जैसे उत्पादों के लिए सहायता है। ज्यादातर प्रवासी कामगारों और श्रमिकों के परिवारों की ये महिलाएं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार स्वावलंबन को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 31,938 महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से सहायता मिलेंगी। ऐसे में स्वयं सहायता समूहों को मुहैया कराई गई 218 करोड़ 49 लाख रुपए का रिवॉल्विंग फंड और योजना से होगा 38,25,649 परिवारों को सीधा फायदा। इन स्वयं सहायता समूहों में बड़ी संख्या में वंचित समाज की महिलाओं की भी गिनती है और 196 वनटांगिया, 2477 मुसहर, 366 थारू जनजाति की महिलाओं के स्वयं सहायता समूह की सहायता है। आपको बता दें, सीएम योगी ने वीसी के जरिए यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद कर इन महिलाओं को प्रोत्साहित किया। सीएम योगी ने कहा, अच्छे उत्पाद बनाइए, सरकार पूरी मदद करेगी। यूपी सरकार की मदद से लखीमपुर खीरी और सिद्धार्थनगर में महिलाएं पीपीई किट भी बना रही हैं। पीपीई किट बना रही महिला स्वयं सहायता समूह को भी दिया गया रिवॉल्विंग फंड। वैश्विक महामारी कोरोना के संकट के समय में देश के ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने वाली महिला स्वयंसेवी समूह को आज एक साथ यहाँ पर न केवल रिवॉल्विंग फंड अपितु कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड की 218 करोड़ 49 लाख रुपए की सहायता एक साथ यहाँ पर प्रदान की जा रही है। कोरोना यानी किसी भी महामारी और आपदा के समय में हमारी महिला स्वयंसेवी समूह कैसे काम कर सकती हैं, यह इस सदी के सबसे बड़ी महामारी को जब दुनिया झेल रही है, उस समय जिन सब बातों का ध्यान रखा जा रहा है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ अगर पब्लिक प्लेस पर, सार्वजनिक स्थलों पर निकलना है या बाहर निकलना है या एक दूसरे के साथ बातचीत करनी है, तो मुंह पर कोई कपड़ा बांध करके या मास्क लगा करके या फेस कवर लगा करके ही हम इस कार्य को करें। इस दृष्टि से महिला स्वयंसेवी समूह ने जो कार्य किया है वो सचमुच बहुत सराहनीय है। मैं सभी महिला स्वयंसेवी समूह की जितनी भी बहनें हैं, इन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं। इन सब को कोटि कोटि बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहुत बड़ा काम हो सकता है महिला स्वयंसेवी समूह के साथ हम लोग अगर
समय पे रिवॉल्विंग फंड और उन्हें कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड अगर समय पर उपलब्ध करवा देते हैं तो ये ग्रामीण स्वावलंबन के एक आदर्श उदाहरण बन सकते हैं। हम लोग वर्तमान में इस त्रासदी को देख रहे हैं। लाखों की संख्या में हमारा प्रवासी कामगार और श्रमिक मुंबई से, दिल्ली से और देश के अलग अलग भागों से वापस अपने गांव की तरफ आ रहा है। ये हम सब के लिए एक त्रासदी है। आपदा के समय में उन सब की सुरक्षित वापसी हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन लगाई है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर उन्हें सुरक्षित पहुंचाने के लिए 12,000 से अधिक अपनी बसेज लगाई, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज लगाई हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने हर जनपद में भी 200 बसेज जिलाधिकारी के प्रवर्तन में उपलब्ध कराई हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैदल, बाइक या फिर 3 व्हीलर या ट्रकों से ही आ जा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से हर हाल में इसके संक्रमण की चेन को तोड़ना, ये जहां हमारे सामने कठिन चुनौती बनी हुई है। लगातार हमारा जो फ्रंट लाइन का वॉरियर है इस पे लगा हुआ है। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर कार्य करने वाले जो हमारे लोग हैं, चाहे वह हमारे वॉरियर हों, कोरोना वॉरियर हों, चाहे वह व्यापारी हों या आम नागरिक, इन सबको सार्वजनिक स्थलों पर निकलने के लिए मास्क आदि उपलब्ध करवाने या फेस कवर आदि उपलब्ध कराने के लिए महिला स्वयंसेवी समूह ने जिस मजबूती के साथ काम किया, और कुछ तो हमारी स्वयंसेवी समूह ऐसी हैं जिन्होंने इस संकट के समय में पीपीई किट भी बनाई है, और पीपीई किट के माध्यम से उन्होंने प्रोटेक्शन का जो, यानी जिसको हम लोग पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट कहते हैं, जो हमारी सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, और कुछ स्वयंसेवी समूह ने इसको भी बनाया है। एक बहुत अच्छा काम किया है, और यह बताता है कि कितनी बड़ी प्रतिभा हमारे बीच में महिला स्वयंसेवी समूह के रूप में है। वैश्विक महामारी गौतम बुद्ध नगर में बड़ा कोरोना का ग्राफ। गौतम बुद्ध नगर के अंदर नए 9 केसेस सामने आए हैं। गौतम बुद्ध नगर में मरीजों की संख्या अब 302 हो गई है। गौतम बुद्ध नगर के अंदर 209 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। ऐसे में 88 कोरोना मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज अभी चल रहा है। फिलहाल 5 लोगों की मौत यहां पर हुई है। तो गौतम बुद्ध नगर का ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं कि 209 मरीज यहां पर ठीक हुए हैं। कुल मिलाकर अगर यहां पर देखें तो 300 के ऊपर आंकड़ा पहुंच चुका है। गौतम बुद्ध नगर में 88 कोरोना मरीज ऐसे हैं जो कि अभी भी ट्रीटमेंट जिनका चल रहा है। फिलहाल 5 की मौत हो गई है। तो वहीं नोएडा एक्सटेंशन की पंचशील हाइनिश सोसाइटी में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद सोसाइटी को हॉटस्पॉट घोषित किया गया। इसके साथ ही पंचशील हाइनिश को 21 दिन के लिए सील कर दिया गया। सोसाइटी के टावर 1 के अंदर 2 दिन पहले एक कोरोना पॉजिटिव केस मिला था, जिसके बाद सोसाइटी के सभी गेट सील कर दिए गए थे। साथ ही सोसाइटी में किसी के प्रवेश और बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई है। सोसाइटी के मैनेजर विवेक शर्मा को जिम्मेदारी दी गई कि वो नियमों का सख्ती से पालन कराएं। केवल मीडिया कर्मी और डॉक्टर और विशेष परिस्थिति में कोई जैसे बीमार है और पुलिस, यही केवल आएंगे जाएंगे। अनावश्यक रूप से कोई नहीं आएगा, ना बाहर जाएगा ना अंदर आएगा। और अगर अनावश्यक रूप से कॉलोनी में भी अगर सोसाइटी में घूमते पाया गया तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर दी जाएगी। अनावश्यक रूप से कोई गार्डों या यहाँ के कर्मचारियों या जो भी है मेंटेनेंस वालों से झगड़ा नहीं करेगा। अगर झगड़ा करेगा तो उसका नाम नोट करके मुकदमा उसके खिलाफ लॉकडाउन के उल्लंघन का कर दिया जाएगा। और सर कितने दिन ये चलेगा? 21 दिन के लिए 21 डेज। हाँ, 21 डेज के लिए हॉटस्पॉट घोषित किया गया, और 21 दिन तक ये 21 डेज तक ये। तो वहीं लखनऊ से बड़ी खबर कि कांग्रेस अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू भेजे गए जिला कारागार लखनऊ। और आपको बता दें, अजय कुमार लल्लू की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को अस्थायी जेल से स्थायी जेल गोसाईगंज भेज दिया गया। कल लखनऊ पुलिस ने लल्लू को आगरा से गिरफ्तार किया था। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए अजय लल्लू। फिलहाल आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू को जिला कारागार भेजा गया है।
तो लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू भेजे गए जिला जेल। लखनऊ से खबर है, अजय लल्लू की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को अस्थायी जेल से स्थायी जेल गोसाईगंज भेजा गया। कल लखनऊ पुलिस ने अजय लल्लू को आगरा से गिरफ्तार किया था। वहीं शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी का बयान सामने आया। राम मंदिर मामले में हमने सुप्रीम कोर्ट में सही बात बोली है और जीत हासिल की है। राम मंदिर निर्माण शुरू होने के लिए अपने आप को खुशनसीब मानते हैं। पाकिस्तानी संगठनों ने मेरी हत्या कराने की कोशिश की। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने शूटर्स को पकड़ा। हमने वक्फ संपत्तियों को कट्टरपंथियों के दबाव से मुक्त कराया है। हमने सीबीआई जांच को सहयोग करने के लिए आरोपियों की सूची और साक्ष्य दिए। मेरे हटने के बाद ये साक्ष्य सुरक्षित रह पाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। तो मंदिर निर्माण शुरू होने से पहले अपने आप को खुशनसीब मानते हैं, ये वसीम रिजवी की तरफ से कहा गया। आपको बता दें, हमने वक्फ संपत्तियों को कट्टरपंथियों के दबाव से मुक्त किया है। हमने सीबीआई जांच को सहयोग करने के लिए आरोपियों की सूची और साक्ष्य दिए हैं। ऐसे में मेरे हटने के बाद यहां साक्ष्य सुरक्षित रह पाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। गुजरा हुआ मेरा अध्यक्ष पद का कार्यकाल पूर्व के चारों कार्यकालों से महत्वपूर्ण गुजरा। हमने राम मंदिर निर्माण में माननीय सुप्रीम कोर्ट में हक बात बोली और जीत हासिल की, जिसके लिए हम अपने को खुशनसीब समझते हैं। आज जल्दी ही राम मंदिर का निर्माण शुरू होने वाला है। दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकी ने और पाकिस्तान की आतंकी संगठनों ने मेरी हत्या करने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली क्राइम ब्रांच ने उनको पकड़ लिया। हमने वक्फ बोर्ड को बाबरी मस्जिद के गवाह कट्टरपंथी मुल्ला कल्बे जवाद के दबाव से मुक्त किया। उनके विरुद्ध वक्फ संपत्ति को खुद-बुद करने के कारण कार्रवाई की, जिसकी वजह से आज वो अपने कुकर्मों से बचने के लिए हिंदूवादी संगठनों के दरवाजों पर हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, जिन्हें वो पहले गाली दिया करते थे। हमने पूरे प्रदेश में कब्रों को फ्री किया, जिसके लिए लाखों रुपए की वसूली की जाती थी। हमने सीबीआई जांच का सहयोग करने के लिए भारत सरकार को सूची भेजी, जिसमें विजय माल्या, मुल्ला कल्बे जवाद, मोहसिन रजा जी, पूर्व मंत्री शहजुल इस्लाम जैसे प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम मौजूद हैं और साक्ष्य भी मौजूद हैं। लेकिन अब वक्फ बोर्ड में सुरक्षित रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हमने उत्तर प्रदेश सरकार से नए बोर्ड के गठन तक के लिए वर्तमान बोर्ड को उसके कार्यकाल को बढ़ाए जाने की अपील की है, क्योंकि वक्फ के अधिकारों के अंतर्गत ना तो कोई प्रशासक कार्य कर सकता है और ना ही मुख्य कार्यपालक अधिकारी कार्य कर सकता है और ना ही राज्य मंत्री मोहसिन रजा जी कार्य कर सकते हैं। उनको वक्फ अधिनियम का अध्ययन ठीक से करना चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड का गठन जल्दी नहीं हुआ या पूर्व बोर्ड का कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया तो वक्फ से संबंधित कार्य प्रभावित होंगे। तो वहीं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने जोन को लेकर जारी किए निर्देश। 5 जिले रेड जोन में शामिल किए गए। आगरा, मेरठ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद रेड जोन में रहेंगे। जो जनपद रेड या ग्रीन जोन में वर्गीकृत नहीं है, उन्हें ऑरेंज जोन में माना जाएगा। रेड जोन के जिलाधिकारी खुद से संक्रमण नियंत्रण के लिए अधिकृत हैं। जिन जिलों के अंदर पिछले 21 दिनों में कोई कोरोना संक्रमण का केस नहीं आया, वो ग्रीन जोन में है। तो 21 दिन से ज्यादा वाले, यानी कि 21 दिन तक अगर किसी भी जिले के अंदर कोई केस सामने नहीं आया है, वो ग्रीन जोन कहलाएंगे। 21 से अगर अंदर देखें तो ये ऑरेंज और फिर रेड जोन घोषित किए गए। सिर्फ उत्तर प्रदेश में 5 ऐसे जिले हैं जो कि रेड जोन में हैं और इन 5 जिलों को रेड जोन में घोषित किया गया है। तो आगरा, मेरठ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, ये 5 रेड जोन है। बाकी सभी यहां पर ग्रीन जोन बताए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हाथरस से खबर है, जहां पर खुलेआम तमंचा लेकर घूमता दिखा दबंग। सीसीटीवी में कैद हुआ देसी तमंचे के साथ घूमता दबंग किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। पुलिस अधिकारियों ने सीसीटीवी फुटेज का संज्ञान लिया। पुरदिल नगर के अंदर जलेसरी गेट की पूरी घटना है। तो आपको बता रहे, पुलिस अधिकारियों ने सीसीटीवी फुटेज का संज्ञान लिया है। हाथरस का मामला है। फिलहाल खुलेआम तमंचा लेकर घूमता है। सीसीटीवी में देसी तमंचे के साथ ही घूमता हुआ कैद हुआ है। अब खबर कौशांबी से है, जहां पर खुदाई के लिए ढहा मिट्टी का टीला। मिट्टी के दबने से 2 महिलाओं की मौत हो गई है। मिट्टी में कई और लोगों के दबे होने की आशंका है। मौके पर पहुंचे ग्रामीण और पुलिसकर्मी राहत कार्य में जुटे हैं। सैनिक कोतवाली क्षेत्र के अझवा की यह घटना है।
मौके पर पहुंचे ग्रामीण और पुलिसकर्मी राहत कार्य में जुटे हुए हैं। कौशाम्बी का मामला है। फिलहाल खुदाई के दौरान मिट्टी में दबने से 2 महिलाओं की मौत हुई है।